हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी स्पेशल क्लास में मैं कमल कौशल आज आपका पुनः चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट पार्ट 2 में 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपका पुनः से स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास में। प्रश्न नंबर 1, परागण। परागण मतलब पॉलिनेशन। तो बेटा इसमें हम पढ़ते हैं कि पुंकेसर के पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है। और परागण के पश्चात निषेचन होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि परागण कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता दें कि परागण 2 प्रकार का होता है। पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। ठीक है। तो स्वपरागण क्या है? स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पुष्प के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर या कायिक जनन द्वारा तैयार किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है। इनमें पौधे की जीन संरचना समान होती है। तो आइए जान लेते हैं परपरागण। परपरागण का मतलब होता है क्रॉस। जब एक पुष्प के परागण उसी प्रजाति के किसी अन्य पौधे जिनकी जीन संरचना भिन्न होती है के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। साल्विया में परागण। जैसा कि बेटा आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये 2 फ्लावर आपको दिख रहे हैं और इन फ्लावर का जो फेस है एकदम जैसे मुख की तरीके है और मुख में भी जो लिप्स होता है अर्थात ओष्ठ उसके समान दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ए नंबर वाले में एक कीट आकर के बैठा और उसका मुख जो है वो आपके पुष्प के नीचे की ओर है अर्थात जनन छम की ओर अर्थात बांध परागकोश की तरफ होता है। ठीक है। और उसका पीठ जो होता है वो परागकोश की तरफ होता है। ठीक है, ऊपर। तब आइए हम इस चित्र के माध्यम से आप ध्यान से देखिएगा और आपको हम बता देते हैं कि साल्विया में परागण ए वाले में क्या है, कीट पुष्प में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कीट पुष्प में प्रवेश कर रहा है। ठीक है। और बी वाले में कीट की पीठ से परागकण ग्रहण करता अन्य पुष्प का वर्तिकाग्र। और जब कीट उसमें बैठा, ठीक है, पहले वाले पुष्प में, तो उसके पीठ पर जो है क्या हुआ, परागकण लग गया, उसके पीठ पर बिखर गया और चिपक गया। क्योंकि कीट जितने होते हैं उनके शरीर में रोमाभिकाएँ पाई जाती हैं, तो उसमें चिपक गया। अब पुनः से जब वो दूसरे पुष्प उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे जाके बैठा तो वहाँ पर जो है जो वर्तिकाग्र पुष्प का था उसकी सहायता से जो कीट के ऊपर उसके पीठ पर लगा हुआ जो परागकण था उसको वर्तिकाग्र ने क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे देखिए क्या है परिभाषा में। यह एक द्विओष्ठी संरचना वाला पुष्प है। इसमें कीट परागण होता है। पुष्प के ऊपर ओष्ठ में जननक्षम परागकोश तथा नीचे वाले ओष्ठ में क्या होता है, बांध परागकोश होता है। जब कीट पुष्प में प्रवेश करता है, जैसा कि हमने आपको बताया बेटा कि फिगर नंबर ए में आप देखिए कि एक कीट होता है वो पुष्प में प्रवेश करता है। तो प्रवेश करता है तो उसका सिर नीचे की ओर होता है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग फिगर में। तो क्या है कि जब कीट इसमें प्रवेश किया तो उसका सर नीचे की ओर होता है, स्थित बांध परागकोश से टकरा जाता है। ठीक है। इससे या इसके फलस्वरूप जनन क्षम अर्थात जो जनन करने की क्षमता होती है वो परागकोश से परागकण कीट की पीठ पर बिखर जाता है। और यह कीट किसी अन्य पुष्प में प्रवेश करता है तो वर्तिकाग्र कीट की पीठ से परागकण ग्रहण कर लेती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रारूपिक बीजांड।
प्रारूपिक बीजांड को आप एनाट्रापस बीजांड भी कह सकते हैं। जैसा कि आप इस फिगर को देख रहे हैं, यह बीजांड का है, अर्थात एनाट्रापस बीजांड का है। तो आइए हम जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। प्रायः चारों ओर से दोहरे अध्यावरण से घिरा होता है। बीजांड का मुख्य भाग मृदुतक से बना बीजांड काय होता है। परिपक्व बीजांड के बीजांड काय में भ्रूण कोश स्थित होता है। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाओं से बना अंड उपकरण होता है। बीजांड बीजांड वृंत द्वारा बीजांडसन से जुड़ा रहता है। ठीक है बेटा। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। द्विव निषेचन का महत्व। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि द्विव निषेचन के लिए नर और मादा दोनों का होना अनिवार्य होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या व्यवस्थाएं हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान से ज्ञात हुआ है कि जिन पौधों में संयुग्मन के साथ साथ त्रिसमेकन नहीं होता, अर्थात संयुग्मन नहीं होता, जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में संयुग्मन करते हैं या निषेचित होते हैं तो जाइगोट बनता है। लेकिन जब इसमें नहीं होता है, कह रहे हैं संयुग्मन के साथ साथ त्रिसमेकन नहीं होता है, तो उसमें प्रायः अविकसित भ्रूण वाले बीज या भ्रूणहीन बीज बनते हैं। जाहिर सी बात है, जब उनमें निषेचन नहीं होगा तो जाइगोट का निर्माण नहीं होगा, और जाइगोट का निर्माण नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, और भ्रूण का निर्माण नहीं होता, जब बीज ही नहीं बनते तो फिर भ्रूण का निर्माण बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, या आवश्यकता क्या, बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो बीज या भ्रूणहीन बीज बनते हैं। इनसे पौधे विकसित नहीं होते। दोहरे निषेचन के फलस्वरूप बना भ्रूण पोष भ्रूण को भोजन प्रदान करता है ताकि भ्रूण का उचित विकास हो सके। तो प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। अनिषेक फलन, पार्थिनोक्रॉपी। पौधे में बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है बेटा, यह फल बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला, संतरा, अनानास, पपीता। ठीक है, अनिषेक फलन निम्न कारणों से हो सकता है। कारण नंबर 1, परागकण एवं निषेचन तो होता है लेकिन कुछ समय बाद भ्रूणीय विकास रुक जाता है। नेक्स्ट, परागण होता है लेकिन निषेचन नहीं होता है। अंकुरित परागण अंडाशय को फल निर्माण के लिए उद्दीपित करता है। परागण एवं निषेचन दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। बहुभ्रूणता, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, सत्य बहुभ्रूणता। सत्य बहुभ्रूणता क्या है? जब भ्रूण कोश से एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो इसे सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। नंबर 2, असत्य बहुभ्रूणता। जब एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति 2 या अधिक भ्रूण कोशों से होता है तो उसे असत्य बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, मैनग्रोव पौधों में जरायुता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कई वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ भी गया है। मैनग्रोव पौधे समुद्र के किनारे दलदल में उगते हैं। इन पौधों में बीज का अंकुरण फल के अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। जब फल पौधे पर लगे होते हैं, जब अंकुरण के फल स्वरूप विकसित, अर्थात जब अंकुरण हो जाता है उनमें, फल में, पौधों में लगे हुए फलों में जब अंकुरण हो जाता है तो फल के रूप में वो विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और विकसित हाइपोकोटाइल मुग्दर नुमा हो जाता है। मुग्दर आप लोगों ने देखा है ना, घरों में काम आता है, या आपके घर की किसी मिट्टी को दबाने में या ठोकने के काम में आता है तो मुग्दर हो जाता है। तथा नवोद्भिद, अर्थात नया जो पौधा निकल रहा है, अर्थात न्यू बॉर्न जो आपका है, नोड की तरीके जो आपका निकल रहा है, तो पौधे से पृथक होकर दलदल में स्थापित हो जाता है।
इस विशिष्टता को जरायुजता कहते हैं। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। निमिलिता, कुछ द्विलिंगी पुष्प कभी नहीं खिलते। देखिए प्रश्न बिल्कुल नया है और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है निमिलिता। जबकि हम आप सभी देखते हैं डेली, कुछ पुष्पों को देखते हैं, कुछ पौधों को देखते हैं, लेकिन हम उनके क्वालिटी के बारे में नहीं जानते हैं। तो आइए हम बता देते हैं उनकी क्वालिटी क्या है। कुछ द्विलिंगी पुष्प कभी नहीं खिलते। इन पुष्पों को निम्नलिखित पुष्प कहते हैं। इनमें स्वपरागण होता है, जैसे मूंगफली, खट्टी बूटी, कनकौआ, गुल मेहंदी आदि। ये किसके अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित पौधा के। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, चतुर्दीर्घी पुंकेसर। ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई साल आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा कि जब एक पुष्प में 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे हों तो इसे चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्रूसीफेरी, इसमें थोड़ा से मिसप्रिंट है, तो इसको हम आपको बता देते हैं कि यह क्रूसीफेरी है, जबकि कृषिफेरी लिखा है। तो क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों, ये चतुर्दीर्घी पुंकेसर का फिगर है। ध्यान से देखिएगा कि इसमें 4 पुंकेसर जो हैं बाहरी ओर से लंबे हैं और 2 आंतरिक रूप से पुंकेसर छोटे हैं। ठीक है, जो इसमें आपको दिख रहा है कि यह जो है आपका पुंकेश्वर है, वो भी चतुर्दीर्घी पुंकेश्वर, और आपके बोर्ड परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर। देखिए डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, अर्थात एम्ब्रियो सेक एंड एंडोस्पर्म। ज़्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन के भी आपके बोर्ड में आते रहते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों पर विशेष आप ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए। तो हम जान लेते हैं भ्रूण कोश क्या है। यह अगुणित होता है। इसमें अंडकोश का, सहायक कोशिका तथा प्रतिमुख कोशिकाएं आदि संरचना होते हैं। भ्रूण कोश में खाद्य पदार्थ संचित नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा कि भ्रूण कोश में खाद्य पदार्थ संचित नहीं होता है, जबकि भ्रूण पोष में खाद्य पदार्थ संचित होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म इसे बोलते हैं। यह त्रिगुणित होता है और यह बहुकोशिकीय होता है, लेकिन कोशिकाओं में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती बेटा। ठीक है, और अगला क्या है? भ्रूण पोष में भोजन संचित रहता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भ्रूण कोश में भोजन संचित नहीं होता है, जबकि भ्रूण पोष में भोजन संचित रहता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।